हिडन वॉरियर एपिसोड 3। किसे अपना कहे हम यहाँ। 5 स्टार होटल आईटीसी मौर्या आज होटल नहीं राजमहल सा दिख रहा था। ऐसी आलीशान सजावट इस शहर के लोगों को कम ही देखने को मिलती है। जगमगाती झालरों और कांच की लाखों लड़ियों की चमक लोगों को दूर से ही आकर्षित कर रही थी। मेन गेट से लेकर होटल के एंट्रेंस द्वार तक पीछे मखमल सी काश्मीरी कामगिरी कालीन, देश विदेश से लाई गई एंटिक सजावट की वस्तुएं जो भवानी नारंग की धरोहर थी, उनके ऊंचे और महंगे शौक प्रदर्शित कर रही थी। वही गार्डन में एक छोटा सा तालाब और उसमें तैरते रंगीन मछलियाँ चौंधियाई आँखों को ठंडक देने का काम कर रही थी। होटल बाहर पार्किंग भी आम नहीं था। रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, जगुआरा, बेंटले, ऑडी जैसे शानदार गाड़ियों की कतारें लोग सपनों में ही देखते हैं कि तभी इस नज़ारे को चीरती हुई एक नौजवान की आवाज़ आती है। दृष्टि, मेरी प्यारी बहना, तुम टैक्सी में आई हो? मुझे एक कॉल किया होता, मैं गाड़ी भेज देता। कम से कम आज तो नारंग खानदान की इज्जत का ख्याल किया होता। बोलता हुआ वो नौजवान अपनी पोर्चे 911 से उतरकर उसका दरवाज़ा बंद करता है और दृष्टि और शिवम की ओर बढ़ने लगता है। बातों और हाव भाव से साफ समझ आ रहा है कि उस नौजवान के दिल में अपनी बहन दृष्टि के लिए फिक्र नहीं बल्कि व्यंग और कटाक्ष है। दृष्टि खून का घूंट पीकर चुप रह जाती है, जैसे कि वो नारंग परिवार के हर सदस्य के सामने करती आई है। जब से उसके पिता अखिल नारंग की हैसियत बाकी नारंग से जैसे नहीं रही, और तब से और भी ज़्यादा जब से उसकी शादी शिवम के साथ हो गई। पर उसके गाड़ी से ना आ पाने का कारण सिर्फ उसके पिता की गिर चुकी हैसियत थी, जिसके चलते वो दृष्टि के लिए एक निजी गाड़ी का इंतज़ाम नहीं कर सकते थे। शिवम भी इसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन हमेशा की तरह नारंग्स की निगाहें तो दृष्टि पर होती है, पर निशाना तो होता बेचारा शिवम। दृष्टि, दृष्टि, इतनी बेवकूफ़ क्यों हो तुम? तुम्हें कितनी बार ऑफ़र दिया? 3 बेटे हैं सिंघानिया अंकल के, छोटे से बात चलाने को तैयार था मैं। लाइफ सेट हो जाती तुम्हारी, पर तुम्हें तो फटेहाल ज़िंदगी भा गई है शायद। भाई जैसे जैसे ताने कसता जाता, उसकी आवाज़ में और भी नफ़रत और जहर घुलते जाते। दौलत और रुतबे के मद में शूर, और वो जैसे भूल ही चुका था कि वो जिसके लिए ऐसी कड़वी और ज़िल्लत भरी बातें बोल रहा है, वो यही उसके सामने मौजूद है। जब भी देर नहीं हुई, अब भी देर नहीं हुई। हमारे स्टैंडर्ड्स की कई फैमिलीज़ हैं जिनमें एक से एक लड़के हैं तुम्हारे लायक। तुम आज ही इस फटीचर से पल्लू छुड़ा लो, तो मैं आज ही किसी से बात कर लूँ। दृष्टि के बगल में शिवम ऐसे खड़ा है जैसे उसे पता है कि उसका यहाँ कोई अस्तित्व नहीं, पर दृष्टि से अब उसकी ज़िल्लत सही नहीं जा रही। वो धीमी मगर गुस्से भरी आवाज़ में कहती है, करण, काफ़ी कुछ बोल गए तुम।
अब भी कुछ बचा है क्या? एक तो बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हारी भला सोच रहा हूँ, और तुम हो कि पसंद है तुम्हें ये आदमी, ये 2 कौड़ी की गरीबी और ज़िल्लत से भरी ज़िंदगी? तो जियो, भाड़ में जाओ। गुस्से में तमतमाते हुए करण अब शिवम की ओर देखता है और अचानक एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ एक और कटाक्ष छुड़ाता है। तू, आत्मसम्मान तो तुझ में कभी नहीं था, पर इतनी हिम्मत आ गई है कि नारंग परिवार की बेटी, मेरी छोटी बहन की शादी में आ गया तू। कुछ सेकंड का विराम लेकर शिवम को जैसे भापते हुए अचानक कहता है, ओह, एक सेकंड। नारंग परिवार का उठाया हुआ अनाथ फटेहाल दामाद उनकी बेटी की आलिशान शादी के आने की हिम्मत किसी वजह से ही कर सकता है। कहीं वो वजह? करण शिवम की आंखों में आंखें डालकर बात पूरी किए बिना रुक जाता है, और शिवम जानता है कि उसका मतलब क्या है। शिवम की आंखों में अब गुस्सा है, पर इसके पहले कि वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलता, दृष्टि अपने गुस्से को काबू में करते हुए फुसफुसा कर कहती है, बर्दाश्त कर लो प्लीज़, कुछ मत कहना। इसकी बकवास से ज़्यादा ज़रूरी आज यहाँ आने का मकसद है। शिवम खामोशी में इधर उधर देखकर अपना गुस्सा पी जाता है। करण दोनों की ओर देखते हुए एक और व्यंग का बाण छोड़ता है। आ तो गए हो, डिनर तक टिक जाओ, बहुत बड़ी बात है। कहते हुए वो पलटकर होटल के अंदर जाने लगता है। जाते जाते उसके चेहरे पे एक कुटिल मुस्कान है जो दृष्टि और शिवम नहीं देख पाते। यह दृष्टि ग्लानि भरी आवाज़ में शिवम से कहती है, आई एम सॉरी। शिवम उसकी आंखों में ऐसे देखता है जैसे उसे पता है कि दृष्टि शिवम के प्रति अपने परिवार के रवैये को लेकर शर्मिंदा रहती है। शिवम जानता हो के भाव में सिर हिलाते हैं। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वो अपनी ट्राउज़र की दोनों पॉकेट में हाथ डालता है और एक दोस्त की तरफ बोलता है, वैसे करण ने जो कहा, प्लीज़ शिवम। दृष्टि का लहजा एकदम से कड़क हो जाता है। शिवम फिर कहने की कोशिश करता है, लेकिन तुम यहाँ। दृष्टि एक बार फिर उसकी बातों को काटते हुए गुस्से में कहती है, शिवम, भले ही तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्या करने आई हूँ, इस बारे में बात मत ही करो, क्योंकि तुम्हारा उससे कोई सरोकार नहीं। दृष्टि के ये शब्द शिवम के दिल पे तेज हवा के एक थप्पड़ की तरह लगते हैं। वो जानता है कि दृष्टि ने दादाजी के दबाव में आके शिवम से शादी तो कर ली, मगर उसे पति का ओहदा ना दे पाई। दोनों एक घर, एक कमरे, बिना नाम के सही एक रिश्ते में रहते तो है, मगर वो उसे एक दोस्त का हक भी ना दे पाए, क्योंकि किसी को दोस्ती का हक देना मतलब उसे खुद पर भी कुछ हक देना, जो स्वाभिमानी और खुददार दृष्टि को गवारा नहीं है। वो तो अपने पापा के हक के लिए लड़ रही है। उन्हें उनकी पुरानी इज्जत और खुशियाँ लौटाना उसका एकमात्र उद्देश्य सा बन चुका है, और खुद की चुनी हुई राह पर वो अकेले ही चलना चाहती है। वो दृष्टि के हालातों और मजबूरी से वाकिफ़ है, इसलिए अपने दिल की चोट दबाकर वो गुस्से में निकली हुई दृष्टि की इस बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है। अचानक से आंखें बड़ी बड़ी करके उसकी तरफ देखते हुए अपने
अपने हाथ पॉकेट से निकालकर हवा में ऐसे खड़े करता है जैसे दृष्टि के सामने उसे हथियार डाल दिए हो। ज़रा मजाकिया लहजे में बोल पड़ता है, गलती हो गई लड़ी भीम, अब अंदर चले। दृष्टि ज़रा झेप जाती है, एक लंबी सांस के साथ अपने गुस्से और उलझनों को बाहर छोड़कर धीरे से हाँ में सिर हिलाकर होटल के एंट्रेंस द्वार की ओर कदम बढ़ाती है। शिवम उसके पीछे चलने लगता है। उसकी मुस्कान अचानक फिर खो गई है और वो खो गया है अपनी ज़िंदगी के 2 साल पहले के उस पल में, जब भवानी नारंग अपनी लाडली पोती दृष्टि का हाथ उसके हाथों में देने का प्रस्ताव लेकर खुद शिवम के पास आए थे। दुनिया वाले और उनके परिवार वाले जो अचानक भवानी नारंग के इस फैसले पर हैरान हैं। उनके जाने के बाद इसी फैसले के लिए उनका मजाक उड़ाते हैं और शिवम को अनाथ, गरीब, नकारा और न जाने क्या क्या कहकर जलील करते हैं। ये नहीं जानते कि भवानी नारंग की नज़र पार की थी और फैसला एकदम सटीक। उन्होंने दृष्टि की शादी जिससे करवाई है वो पूरी तरह से उसके लायक है, क्योंकि वो ये राज जानते थे कि शिवम कोई मामूली लड़का नहीं, शिवम शाह है, दुनिया के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट शिवम वर्धन शाह का पोता, शाह खानदान का, उनके बिजनेस का वारिस। दुनिया से अपनी पहचान छुपा दे शिवम ये राज आज राज ना होता अगर भवानी नारंग बिना किसी को ये बताए अचानक गुजर ना गए होते। पर शिवम के लिए ये ठीक भी हुआ, क्योंकि वो तो बस सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है। तभी तेज़ रोशनी से शिवम की आंखें चौंधिया जाती है। वो सामने देखता है, तब उसे एहसास होता है कि वो और दृष्टि होटल के अंदर आ चुके हैं। हॉल की ऊंची छतों से लटकते कांच के बड़े बड़े झूमर, ज़मीन पर बिछी मखमली कालीन, जगह जगह पर रखे भव्य पानी के फव्वारे, इम्पोर्टेड फूलों के तो जैसे छोटे छोटे बगीचे अंदर ही बना रखे थे। खाने पीने की ऐसी चीज़ें, सजावट की ऐसी वस्तुएं आम लोगों ने शायद फिल्मों में ही देखी होंगी। इन सब पर चांद चांद लगा रहे थे। पार्टी में मौजूद देश विदेश से आए वीआईपी मेहमान, नामी गिरामी लोग, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिक्स, फिल्म स्टार्स आदि एक साथ नारंग से जैसे लोगों की महफिलों में ही देखने को मिल सकते हैं। सारा का सारा नारंग परिवार यहाँ पहले से ही मौजूद है, जो मेहमानों का आवभगत करने में मशगूल है। पर अंदर आते ही दृष्टि की नज़र तान्या को ढूंढ रही है। शिवम उसकी नज़रों से पीछा करता चारों तरफ देख रहा है कि उसकी नज़रें तान्या पर पड़ती है। वो रही, धीरे से कहता है, जो सिर्फ दृष्टि सुन पाती है। वो उसकी तरफ देखती है, फिर चारों तरफ देखती है कि किसी ने शिवम को उसके कान में फुसफुसाते देखा तो नहीं। किसी ने नहीं देखा। वो चैन की सांस लेती है और तेज़ कदमों से तान्या की ओर बढ़ जाती है। एक शानदार सोफे पर बैठी तान्या अपनी सहेलियों के बीच घिरी है। बादामी शादी के जोड़े, हीरे पन्ने के ज्वारातों से लदी तान्या आज बेहद खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल उस राजकुमारी जैसी
जिसे अपने राजकुमारी होने का काफ़ी घमंड है। अपनी सहेलियों से बातें करती वो खिलखिलाकर हंस भी रही है, पर उसकी हंसी में भी नारंग परिवार की बेटी होने का दम्भ बरकरार है। उसे खुश देखकर दृष्टि के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो उसके पास पहुंचकर उसे शादी का तोहफा देते हुए दिल से कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस तान्या, तुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, तू ऐसे ही हंसती रहे। पर दृष्टि को देखते ही तान्या के चेहरे की हंसी और खुशी दोनों छू हो जाती है। उसकी सहेलियाँ दृष्टि को देखकर ज़रा दूर होकर आपस में बातें बनाने लगी। शायद दृष्टि के बारे में ही। कोई उसे व्यंग भरी नज़रों से देख रहा है, कोई दया भरी। फिर वो आपस में बात करने में मशगूल हो गई। यहाँ तान्या दूसरी ओर देखकर बिना किसी भाव के बगल की गिफ्ट्स में से भरी टेबल पर इशारा करते दृष्टि से कहती है, थैंक्स, गिफ्ट वहाँ रख दो। दृष्टि बुरा नहीं मानती। टेबल के पास खड़े सवन को गिफ्ट पकड़ा कर तान्या से प्यार से कहती है, तुझे स्टेज तक लेकर चलो। तान्या के भाव वही, चेहरे पर अचानक से गुस्से और घमंड की शिकन आ जाती है। किसी खुश में? हाँ, किस खुशी में? बोलो। वो चिढ़कर मगर धीमी आवाज़ में पूछती है। दृष्टि को उसकी ये बात चोट कर जाती है। खुद को संभालते हुए वो कहती है, तेरी बहन हूँ मैं, तेरी दृष्टि दी। अब तान्या से रहा नहीं जाता। वो उसकी ओर देखती है, तमाशा ना हो इसलिए धीमी आवाज़ में मगर नफ़रत भरे लहजे में कहती है, बस ये नाटक बंद करो। तुम यहाँ क्यों आई हो मैं अच्छे से जानती हूँ। दृष्टि चौंक से जाती है। अखिल चाचू के लिए मदद मांगने आई हो ना, उनकी फैक्ट्री बचाने के लिए जो जल्द ही बंद होने वाली है। फंडिंग रोक दी गई है ना, मजदूरों को तनख्वाह देने तक की हैसियत रही नहीं उनकी, तो बंद ही होगी ना फैक्ट्री। उसमें ना मैं कुछ कर सकती हूँ, ना मेरे पापा, और ना मेरा फाइनेंस दर्श, और ना मेरा फैंसी दर्श। इसलिए सोचना भी मत। इतना कुछ सुनाकर तान्या ने दृष्टि के चेहरे पर मानो बिना हाथ लगाए कई थप्पड़ जड़ दिए। इन थप्पड़ों के झंझनाहट भी इतने ज़ोरदार है कि दृष्टि को एक पल के लिए सब दिखना सुनाई पड़ना बंद हो गया। तान्या तो इतना बोलकर वहाँ से आगे बढ़ गई, पर दृष्टि आंखों में आंसू लिए वही खड़ी रही। सोच रही है कि भले ही आज इस शादी में आने की उसकी वजह यही थी जो तान्या को पता थी, पर क्या उसे ये बात इस तरह से करनी चाहिए थी? मदद नहीं करनी थी तो सीधा बोल देती, पर जिस तरीके का बर्ताव उसके साथ होने लगा है, क्या वो इसके हकदार है? दादा की लाडली पोती, चाचा चाची की दुलारी, कजिन्स की फेवरेट दृष्टि आज सबकी आंखों का कांटा हो गए। कोई उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करना चाहता, सिर्फ इसलिए कि उसने शिवम से शादी कर ली। हाँ, शायद वो भी दादाजी के कहने पर। शिवम को तो सब दृष्टि के परिवार की गिरती हुई हालत का जिम्मेदार मानते ही थे, पर दृष्टि, उसका क्या कसूर है जो उसे ये नफ़रत मिल रही है? मुठ्ठियाँ भींच कर अपने जज्बातों को आंसुओं पर काबू पाते हुए दृष्टि धीमे कदमों से तान्या के पीछे चल देती है। दूर खड़ा शिवम ये सब देख रहा है।
पर जैसे आज तक वो अपनी ज़िल्लत का दर्द सहता आया है, दृष्टि के अपमान के दर्द को भी उसे वैसे ही पी जाना होगा। वो कुछ नहीं करता, इसलिए नहीं कि वो कर नहीं सकता, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ करने के लिए वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है, हर एक दिन, हर एक पल। और उसे पता है कि वो दिन ज़रूर आएगा। क्या है वो सही वक्त, कब आने वाला है वो शिवम की ज़िंदगी में, और उस वक्त क्या करने वाला है शिवम? क्या दृष्टि को उसके पापा के लिए मदद मिलेगी और उसका आज यहाँ आने का मकसद पूरा होगा? शिवम द हिडन वॉरियर, एपिसोड 4, द बिगिनिंग। ख्यालों में खोए शिवम को अचानक औरतों के हंसने की आवाज़ आती है। देखता है तो उसके चारों ओर नारंग परिवार की औरतें अपनी महिला मित्रों और मेहमानों में आई औरतों के साथ छोटे छोटे ग्रुप्स में खड़ी हंसी मजाक और बातें कर रही है। एहसास होने पर कि शिवम इतनी देर से औरतों के बीच घिरा अपने विचारों में डूबा था, ज़रा असहज हो जाता है और वहाँ से हटकर खड़े होने के लिए दूसरी जगह ढूंढता है। तब तक उसकी नज़र बार काउंटर पर पड़ती है, जिसके पास रखी एक लंबी टेबल पर नारंग परिवार के सारे दामाद मौजूद है। शिवम जब भी शिवम अब असहज है, पर इस असहजता का कारण कुछ और है। महंगे ब्रांडेड सूट बूट पहने, इम्पोर्टेड वाइन, शैम्पेन आदि के ग्लास हाथों में लिए चीयर्स करते हुए ये दामाद ऊंचे घरानों के हैं, बड़े बिजनेस और कंपनीज के मालिक। समाज में अपना नाम और रुतबा रखने वाले इन दामादों के सामने शिवम का कोई वजूद नहीं। उसके कपड़ों से ज़्यादा चमक तो उनके जूतों की थी। दूर से ही दिखने वाले इस फ़र्क को और अपनी सोच को झटकता हुआ शिवम उस टेबल की ओर बढ़ने लगा और दामादों के बीच रखी एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। सभी दामाद आपस में हंसी मजाक बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे से बिजनेस कार्ड्स का आदान प्रदान कर रहे थे, टोस्ट कर रहे थे। किसी ने शिवम से मिलने की, यहाँ तक कि उसकी तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई, जैसे वो यहाँ होते हुए भी था ही नहीं। तब तक ग्लास के खनकने के साथ ऐलान करती हुई एक आवाज़ आती है, सभी आ गए शायद, वक्त आ गया है, एक जाम इस शाम के नाम का पिया जाए। भीड़ को चीरता हुआ करण हाथ में वाइन का एक ग्लास हवा में उठाए उस तरफ बढ़ता है। भीड़ को चीरता हुआ करण हाथ में वाइन का एक ग्लास हवा में उठाए उस तरफ बढ़ता है। उसे आता देख सभी दामाद मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करते हुए अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए। उनसे एक चापलूसी के लहजे में कहता है, अरे एक शाम तो आपके नाम भी होना चाहिए करण भाई, आप तो हर रोज़ एक टोस्ट सर्व करते हैं। करण के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ जाती है, पर खुद को व्यवहार कुशल दिखाने के लिए वो बोल उठता है, डिज़र्व तो आप लोग भी बहुत कुछ करते हैं। नारंग खानदान के 4 दामाद, आज 5वें दर्श जीजू भी ऐड होने वाले हैं। बहुत खुश हूँ मैं आज। नारंग खानदान के 6 दामाद हैं, पर वो छठा शिवम है, इसलिए उसकी गिनती करना करण ने ज़रूर नहीं समझा। पर शिवम की तो ऐसी बेइज्जतियाँ की आदत ही हो चुकी है, इसलिए वो शांत बैठा रहा।
करण नारंग परिवार के तीसरे भाई अजित नारंग का बेटा है, इसलिए उनके बिजनेस की तीसरी शाखा उसके नाम है। हर पर उसकी दौलत, शोहरत और पावर घर के चारों दामादों को मिलाकर भी सबसे ज़्यादा है। तीसरा और छोटा भाई होने के बावजूद भी अजीत की बिजनेस में पोजीशन और स्टेटस सबसे बड़े भाई अमिताभ के बराबर है। पिता का खानदानी बिजनेस में वर्चस्व और खुद की ऊंची हैसियत करण के सर पर भूत की तरह सवार है, इसलिए तो वो खुद को शहर का और परिवार का राजकुमार मान बैठा है। पार्टियों में आकर्षण का केंद्र बनने का, वाहवाही और सलामी लूटने का करण को जैसे नशा सा है, इसलिए वहाँ मौजूद सारे मेहमानों का उसके टोस्ट पे खड़े हो जाना, पर शिवम का बैठे रहना उसे पसंद नहीं आया। क्या हुआ शिवम, मेरे टोस्ट पर सब खड़े हो गए पर तुम नहीं? क्या मतलब समझो मैं इसका? क्या तुम मुझे इस काबिल नहीं समझते? करण ने भरी भीड़ में शब्दों का चयन तो सोच समझ कर किया, लेकिन शिवम को घूरती उसकी आंखों में जो गुस्सा था वो सबने पढ़ लिया। शिवम ने भी करण से अब ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा, मैंने तुम्हें ड्रिंक इसलिए ऑफ़र की ताकि तुम्हें अकेले कोने में बैठे के अपनी 2 कौड़ी की औकात का एहसास न होता रहे। अपनी हैसियत से कहीं बड़ी इस पार्टी में फिट हो सकूं, और तुम मुझे मना करोगे? हो गया तुम। शिवम ने तो कुछ कहा भी नहीं था, पर सबकी नज़रें उस पर टिक गई तो ज़रा असहज हो गया, और जैसे ही खड़ा हुआ उसके मुंह पे छपाक से आकर वाइन गिरी जो करण ने फेंकी अपने ग्लास से। वहाँ मौजूद सारे मेहमान चौंक गए। बार काउंटर के इर्द गिर्द सन्नाटा छा गया, जिसे तोड़ते हुए करण ने बोला, शिवम, मैं तुम्हें वाइन ऑफ़र कर रहा हूँ और तुम पीने से मना कर रहे हो। ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते? करण ने के अचानक सनकियों की तरह बदले लहजे ने एक पल के लिए शिवम को भी चौंका दिया। फिर दूसरे ही पल उसे याद आया कि ये करण नारंग है, उसे नीचे दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है। शराब से नहाए हुए शिवम के चेहरे को उसकी गर्मी महसूस हो रही थी। उसके कपड़े भी शराब से और उसकी महक से तर हो गए। सबने अपनी आंखों से सब कुछ देखा, लेकिन किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। शिवम का साथ देना तो दूर, वो अब भी उसे हिंसा और अपमान की नज़रों से देख रही थी। आज करण ने हद पार कर दी। शिवम को गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे मुट्ठियाँ भींची और करण की आंखों में ऐसे देखा मानो आज उसकी शामत है। एक पल को तो करण भी चौंक गया, पर इसके पहले कि शिवम मुट्ठी को घुसा बना के करण के मुंह पे चढ़ता, उसे दृष्टि याद आ गई, वो सदोसेहत याद आ गई जो वो कर रही है अपने पापा के लिए। और शिवम का हाथ वहीं रुक गया, क्योंकि अगर ना रुका तो दृष्टि की ज़िंदगी और दुर्भर हो जाएगी, उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएगी। किसी तरह एक बार फिर खून का घूंट पीकर शिवम ने खुद पर काबू किया और दोनों हाथों से अपना चेहरा साफ करते हुए शांत लहजे में करण से कहा, रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। करण उसे हैरानी से देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी बेइज्जती भी शिवम सह गया, वो भी बिना कोई तमाशा किए। उसने मन में सोचा,
इतने में नहीं टूटेगा 2 कौड़ी के, तुझे तो मैं तोड़ के दिखाऊंगा। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई जो शिवम देख ना सका, क्योंकि वो अपने हैंडकरचीफ से अपने जूतों पर पड़ी वाइन साफ करने के लिए नीचे झुका है। करण उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही शिवम जूते साफ करके वापस खड़ा हुआ, उसका सर हल्का सा करण से टकराया और करण लड़खड़ाता हुआ पास की एक टेबल से ऐसे टकराया जैसे शिवम ने उसे धक्का मारा हो। टेबल से लड़के ज़मीन पर गिरते वक्त उसे जानबूझकर टेबल पोश को भींच लिया। जैसे ही वो गिरा, टेबल पोश भी खींचा और उसके साथ टेबल पर रखी तमाम शराब की बोतलें, लोगों के लायक कीमती तोहफे और भी बहुत सी कीमती चीज़ें ज़मीन पर आ गिरी। कांच के सामान टूटने और बिखरने की आवाज़ें पूरे होटल में गूंज उठी। इस तेज़ आवाज़ ने होटल के कोने कोने में मौजूद हर एक शख्स का ध्यान आकर्षित किया और सभी हैरान होकर उस ओर इकट्ठे होने लगे। सबसे पहले भागते हुए तान्या आई, जिसके पीछे आई दृष्टि। भीड़ के बीचों बीच खड़े शराब में भीगे शिवम को देख और उसके सामने गुस्से में तमतमाते हुए करण को देख उसकी सांसें रुक सी गई। इन दोनों के पीछे आया तान्या का मंगेतर दर्श। शिवम, करण और दोनों के आसपास का मंजर देख दर्श का चेहरा उतर गया। इसके पहले कि वो या कोई और कुछ बोलता, करण ने लड़खड़ाते हुए खुद को संभाला और शिवम की तरफ उंगली उठाकर बोल पड़ा। इसने, इस 2 कौड़ी के शिवम ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे धक्का दिया। हिम्मत देखो इसकी, आपकी शादी की पार्टी खराब कर दी। दर्श जीजू, मुझे तो लगता है इसके सर पर बगावत सवार हो रही है। शिवम की ओर देखते हुए फनफना कर कहता है, क्यों, हमसे बगावत करेगा तू? नारंग से औकात भूल गई आपने? दृष्टि को तो जैसे काटो तो खून नहीं। दर्श शिवम की ओर बढ़ता है, अपने गुस्से को काबू करते हुए उससे पूछता है, शिवम, ये सब क्या है? सबकी नज़रें शिवम पर है, जो उसके असहज कर रही है। फिर भी वो हिम्मत रखते हुए पूरी सच्चाई और ईमानदारी से अपनी सफाई में कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, करण अपने आप गिरा था, मैंने तो उसे उंगली तक न कहीं लगाई। तो करण ऐसा क्यों कह रहा है कि तुमने उसे मारा? क्या वो झूठ बोल रहा है? दर्श ने शिवम के मुंह से सच सुनने की उम्मीद में गंभीरता से पूछा। मेरी बात पर यकीन नहीं तो इन सब से पूछ लो दर्श, इन सब ने देखा है यहाँ जो भी हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। शिवम ने बिना हिचकिचाए दर्श से कहा। तब तक करण के बीच में शिवम पर इल्ज़ाम लगाता फिर बोल पड़ा, हाँ पूछ लो जीजू, मैं तो खुशी से एक टोस्ट राइस कर रहा था, ये बीच में आया और मुझसे पंगे करने लगा। मैंने इग्नोर किया पर इसने मुझे धक्का दे दिया। करण ने जहर भरी नज़र से शिवम की आंखों में देखा, फिर दर्श की ओर देखा और कहा, अगर ये मेरी बहन और आपकी शादी की पार्टी ना होती दर्श जीजू, तो आई स्वेयर आज मैं इसे कहीं का ना छोड़ता, हाथ पैर तोड़ देता इसके। दर्श ने करण की पूरी बात सुनी और फिर नारंग्स के बाकी दामादों की ओर मुड़ते हुए शांति से पूछा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, प्लीज़ आप लोग बताइए एग्जैक्टली हुआ क्या था? करण ने कुछ सेकंड्स के लिए चालाकी से सभी दामादों से नज़रें मिलाई और वो समझ गए क्या कहना है। जैसे ही करण ने कहा, मुझे तो लगता है शिवम ने फ्री की ड्रिंक देखकर कुछ ज़्यादा ही पी ली। हाँ,
खुद भी पी और कपड़ों को भी पिलाए। एक दामाद बोल पड़ा। दूसरे ने कहा, देखिए ना, इसके पूरे शरीर से शराब की महक आ रही है। इतना क्यों पीना कि होश खो दे। तभी तो ऐसे ही उठ कर आया और करण भाई पर हाथ उठा दिया। बाकियों ने भी गंभीर भाव में साथ हाँ मिलाई। हाँ, हमने भी देखा, शिवम ही आया था करण भाई से पंगा लेने। शिवम हतप्रभ सा खड़ा उनकी ओर देख रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसके साथ खड़े खड़े लोग इतना बड़ा खेल खेल गए। फिर उसे ख्याल आया कि क्यों नहीं खेलेंगे, वो तो करण के ही मोहरे हैं। करण इस खानदान का सबसे मजबूत और खिलाड़ी जो है, उसके खिलाफ जाना मतलब सब कुछ दांव पे लगाना, वो भी मुझ जैसे के लिए जिससे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये सोच उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इसके बाद उसने होठ सिल लेना ही बेहतर समझा, क्योंकि यहाँ उसके सुनेगा कौन। भले ही उसकी कोई गलती नहीं है, पर नारंग खानदान में अपने बचाव में कुछ कहने का उसे न हक है न उसकी हैसियत। कुछ पलों के सन्नाटे के बाद मेहमानों ने बड़ी बेरहमी से अपने व्यंग के तीर शिवम पर छोड़ने शुरू किए। कैसा इंसान है ये, हाउ लो क्लास। मेरी तो ये समझ में ही नहीं आ रहा कि ये इस पार्टी में आया कैसे, नारंग ने आने कैसे दिया। इनमें से एक आवाज़ ने शिवम का ध्यान अपनी ओर खींचा। किसी लायक नहीं तो कम से कम ऐसे नालायकी तो मत करो। यह दृष्टि थी जिसकी आंखों में शर्म और गुस्से के आंसू थे। शिवम की ओर बढ़ते हुए वो गुस्से से कहती है, पूरी पार्टी खराब कर दी तुमने। क्यों शिवम? शिवम ने जो किया उसके बाद वो यहाँ जो करने आई थी वो कैसे करती। किस मुंह से तान्या और दर्श से अपने पापा के लिए मदद मांगती। शिवम अभी के अभी तान्या और दर्श से माफ़ी मांगो। दृष्टि की भीगी आंखें देख शिवम गुस्से में अपने दांत पीसकर रह जाता है। फिर खुद को शांत करते हुए उसके कहने पर तान्या और दर्श की तरफ मुड़कर शांति से कहता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपकी पार्टी खराब करने के लिए आई एम रियली सॉरी। ये सुनकर करण की हाँ से छूट जाती है, पर वो उसे दबाते हुए सोचता है, मैंने कहा था टिक नहीं सकता तो इस पार्टी में मैं टिकने दे सका कैसे। लेकिन भगाने के पहले ये खेल खेलना भी ज़रूरी था, वरना मेरा टाइम पास कैसे होता। यहाँ तान्या शिवम के पास आती है और कहती है, एक तो तुमने इतना बड़ा तमाशा किया, ऊपर से मेरे भाई को फंसाने की कोशिश भी। तुम्हारी इन्हीं सब हरकतों की वजह से मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करती। तान्या गुस्से में थी, पर दर्श शर्मिंदा ज़्यादा था। मैंने दूर दूर से आए इज्जतदार गेस्ट की भी रिस्पेक्ट नहीं की, उनके लाए कीमती तोहफे तोड़ दिए। तुम्हारी इस गलती की मैं माफ़ी तो नहीं दे सकता। मैं इस बर्बादी के तुमसे पैसे भी नहीं लूँगा। तुम बस यहाँ से चले जाओ और प्लीज़ दोबारा मेरी आंखों के सामने मत आना। इतना कहकर दर्श दूसरी ओर देखते हुए शिवम के जाने का इंतज़ार करने लगा। शिवम ने उसकी ओर देखा, फिर उसने बिना कुछ कहे पलटकर चुपचाप बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे ही वो जाने के लिए पलटा, तान्या ने तेज़ आवाज़ में दृष्टि से कहा, दृष्टि, तुम अपने पापा की फैक्ट्री बचाने के लिए मेरी मदद चाहती हो ना? तो इस बेकार आदमी को जल्द से जल्द तलाक दे दो। मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। इसे तलाक दोगी तभी मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ये सुनकर शिवम के कदम एक पल के लिए रुक गए, पर
उसने ना पलट कर ना देखना ही बेहतर समझा और तेज़ी से होटल के बाहर निकल गया। बाहर निकलकर उसने एक सिगरेट जलाई और सोच में डूब गया कि दृष्टि क्या फैसला लेगी। घर चले। आवाज़ सुन शिवम ने चौंक कर पीछे देखा तो दृष्टि खड़ी थी। आंसुओं से उसका काजल फैल गया था और उसे वहाँ देख शिवम को एक सुकून सा मिला। चलते हैं, पर पापा के लिए अब दूसरा रास्ता क्या निकालोगी? दृष्टि ने फिर नाराज़ होकर कहा। तलाक तो हमारा एक ना एक दिन होना है, पर ऐसे किसी दूसरे के कहने पर नहीं, जब मैं चाहूँगी तब। 2 सेकंड की चुप्पी के बाद वो कहती है, पापा के लिए दूसरा रास्ता निकालते हैं, इनसे बात नहीं करनी अब, ठीक है? तुम्हारी बेइज्जती मतलब मेरी बेइज्जती है तो हम एक ही। दृष्टि के ये आखिरी 4 शब्दों ने शिवम का दिल छू लिया। कुछ कदम शांति से चलने के बाद दृष्टि ने अपने आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, मैंने अंदर तुम्हें जो भी कहा उसके लिए सॉरी। कुछ समझ नहीं आया। ठंडे दिमाग से सोचा तो लगा कि तुम करण पर बिना वजह हाथ क्यों उठाओगे, और तुम तो पीते भी नहीं। शिवम के कदम वहीं रुक गए। उसने दृष्टि की आंखों में देखकर उससे पूछा, भरोसा है तुम्हें मुझ पर? दृष्टि ने तुरंत कहा, हाँ है, थैंक्स। इतना कहकर शिवम ने मन में ठान ली कि वो दृष्टि के इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा, और वो दोनों फिर कदम से कदम मिलाकर चुपचाप बाहर की ओर चलने लगे। क्या ये एक नए रिश्ते की शुरुआत है? क्या दृष्टि शिवम को तलाक देने को अपना फैसला बदलेगी? आज शिवम के साथ पार्टी में जो हुआ उसका अंजाम क्या होगा? शिवम द हिडन वॉरियर एपिसोड 5 खेल शक्तियों का। छतरपुर जिले में बसा ये घर आज के करीब 10 साल पहले बना था। तब से न कभी मरम्मत हुई न रंगो रंग, इसलिए इतना पुराना और जर्जर सा दिखता है। घर को देखे तो नहीं कह पाएंगे कि दिल्ली और उसके आसपास बसे नारंग ग्रुप ऑफ ज्वेलर्स के परिवार में से कोई यहाँ रहते हैं, लेकिन यहाँ रहते हैं भवानी नारंग के मंसले बेटे अखिल, उनकी पत्नी सिम्मी, बेटी दृष्टि और दामाद शिवम। शिवम और दृष्टि अभी अभी तान्या की शादी से घर लौटे हैं और उनके अंदर आते ही अखिल और सिम्मी गंभीरता से उन दोनों को देखते हुए सोफे पर बैठ गए। सिम्मी शिवम को तिरस्कृत नज़रों से देखते हुए बोल पड़ी, हाँ, किस मुंह से वापस आए हो तुम घर पर शिवम? पता चला हमें आज वहाँ शादी में क्या हुआ। पता नहीं वो कौन सी मनहूस खड़ी थी जब ये दुर्भागी हमारे घर आया। आज फिर हमारे किए कराए पर पानी फेर दिया तूने। ये कहते हुए सिम्मी ने अपने पैर पटके और उठ खड़ी हुई, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ भी और कहे, दृष्टि आगे बढ़ती है और कहने लगी, बस करो माँ, इसे डांटना बंद करो। वहाँ शादी में जो कुछ भी हुआ इसमें शिवम की कोई गलती नहीं थी, और तान्या और उसके पति दर्श की वैसे भी हमारी मदद करने की कोई मंशा नहीं थी। उसकी बात सुनते ही सिम्मी का खून खौल गया और उस पर बरस पड़ी। बेवकूफ़ लड़की, तू अभी भी इसकी ही तरफदारी कर रही है। क्या कुछ नहीं यह सहा है तूने इसकी वजह से? इसी की वजह से आज तू ऐसी बेकार ज़िंदगी जी रही है। काश तूने किसी अमीर ख़ानदान में शादी की होती। और दृष्टि जैसे करारा जवाब दांतों तले दबाए बैठी थी। मुझे तो ये समझ नहीं आता माँ कि आप हमेशा दूसरों पर निर्भर क्यों रहती हो। कभी खुद पर भरोसा करना भी तो सीखो। खुद पर भरोसा, ठीक है,
ये भी सही, मान लेती हूँ तेरी बात। सही है, बाहर वाले तो सुनते ही हैं, अब तू भी शुरू हो जा। ये कहते हुए सिम्मी ने एक दृष्टि को एक कड़वी सी मुस्कुराहट दी और नजरें घुमाते हुए अखिल की तरफ गुस्से में देखा। अखिल अभी भी सोफे पर ही शांति से बैठा हुआ है। सिम्मी को घूरते हुए देख उसने धीरे से खुद से कहा, लगता है अब मेरी बारी है। और इतने में सिम्मी अखिल से बोल पड़ी, मेरी बेटी दिन रात इतनी मेहनत करती है, हर दिन जूझ रही है, पर तुम्हारा क्या? तुमने कुछ किया है उसके लिए आज तक? अखिल ने चिंताजनक होकर एक गहरी सांस ली और शिवम, जिसे शायद पहले से पता था कि यह घर पर यह सब होने वाला है, उसने परवाह ना करते हुए धीरे से सबसे नज़रें बचाकर किचन की तरफ अपना रुख कर लिया। खाना लगा रहा हो। शिवम पर खाना बना चुका था और ये कहते हुए टेबल पर प्लेट्स लगाने लगा। सारा परिवार खाने के टेबल पर पहुंच तो गया, लेकिन सब एकदम चुप है। शिवम, तान्या ने आज जो कुछ भी किया और कहा वो तुम्हें पता तो चल ही गया होगा। ये कहते हुए सिम्मी ने शिवम की तरफ गंभीरता से देखा। माँ, ये कहते हुए दृष्टि ने अपनी चम्मच प्लेट में पटकी और चिल्ला पड़ी, मैं किसी के दबाव में आकर शिवम को तलाक नहीं दूंगी। सिम्मी ने दृष्टि को घूरते हुए कहा, क्या? अब ये मत कहना कि तू इसे अब भी पसंद करती है। तुझे सच में अपने पापा की फैक्ट्री की हालत दिखाई नहीं दे रही? कितने सारे वर्कर्स की तो पता नहीं कितने महीनों की तनख्वाह देनी बाकी है। अब तो बस खुद को दिवालिया घोषित करना रह गया है। ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम सब सड़क पर कटोरा पकड़े नजर आएंगे। और तुझे क्या लगता है शिवम भारी महफिल में तान्या और उसके पति को नीचा दिखाकर आएगा, करण पे हाथ उठाएगा और वो बदला नहीं लेंगे? अभी भी कह रही हूँ, मान जा, इससे तलाक लेना ही इस वक्त हम सब के लिए अच्छा है। दृष्टि दांतों तेल जीभ दबाए बैठी रही और कुछ नहीं भूली। अपनी बेटी को ऐसे देख सिम्मी कठोर स्वर में बोली, क्यों अखिल, तुम ऐसे ही मुंह में दही जमाए रहोगे? तुम भी समझाना होगा अपनी बेटी को कुछ। अखिल के चेहरे पर मजबूरी साफ थी और इसलिए वो चुपचाप बैठा रहा। अपना खाना ख़त्म करके शिवम ने अपने बर्तन धोए और चलते हुए अपने कमरे में आ पहुंचा और फिर वो अपने बेड पर पाँव मोड़कर एक आराम करते हुए अजगर की तरह बैठ गया। ध्यान या मेडिटेशन करने की महारत उसने पिछले कुछ सालों में ही पाई थी। बाहर की मलिन दुनिया में जो भी चले, यही बस एक वक्त होता है उसके मन को शांत करने का, क्योंकि इस वक्त उसका दिल ज़रा भी नहीं डगमगाता। शिवम के लिए मेडिटेशन उसके शरीर के अंदर दिन भर में जमा हुई गंदगी बाहर निकालने का एक जरिया है। जैसे पानी में धूल, वैसे ही इस नश्वर दुनिया के मामले अंततः नीचे बैठ ही जाएंगे। और तभी शिवम ने हाथ आगे बढ़ाया और बेड के साइड में रखा एक काला पत्थर उठाया। उसे मुट्ठी में बंद कर जैसे ही उसने हाथ को हल्के से घुमाया, वो पत्थर राख बन उसके उंगलियों के बीच से सरक गया। शिवम की आंखों में उत्साह बढ़ गया और उसने खुद से कहा, भस्म शक्ति ने अपना रूप ले लिया। उसके गुरु ने भी तो यही कहा था कि वो तक्षक महल का वंशज तभी माना जाएगा जब वो अपनी अंदरूनी शक्तियों को जगा लेगा, और तब उसकी तलाश शुरू होगी ढूंढने के लिए रायसादा परिवार के लोगों को, जिनसे वो अपने गुरु के निशाने के तौर पर दिए जेड पत्थर की मदद से मिल पाएगा।
वही वो पल होगा जब शिवम अपनी ज़िंदगी को बदल पाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही शिवम के साथ वो सब भी लगेगा जो आम इंसान की पहुंच में नहीं, जैसे कि पौराणिक औषधियाँ, धन और उसके पूर्वज। यही तो होता है इस विद्या में। इसमें किसी के वैभव और उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। हालांकि एक इंसान का सामना उसके पूर्वजों से और इस सदियों पुरानी विद्या से, महारथियों से तभी होता है जब वो अपने अंदर की शक्तियों पर जीत हासिल कर लेता है, उन्हें जगा लेता है। तब कहीं जाकर वो उस ऊर्जा को पहचान पाता है जो उसे एक आम आदमी की ज़िंदगी से बहुत ऊपर ले जाने वाली है। शक्तियों की दुनिया में तक्षक महल के सदस्यों को शक्तियों की इस जागीर के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी जाती है। चारों तरफ से दुश्मनों की नज़र उन्हीं पर है और इस कारण से वो कभी भी तक्षक महल से अपने संबंध को लोगों के सामने उजागर नहीं कर सकते, वरना उनकी ज़िंदगी पर ऐसा खतरा आ खड़ा होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अपने गुरु का निशानी के तौर पर दिया हरा पत्थर अपने हाथों में घुमाते हुए शिवम ने सोचा, मेरी आंतरिक शक्तियाँ पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। अब वक्त आ चुका है मामले को अपने हाथों में लेने का, एक्शन में आने का। उसकी आंखों में उत्साह की चमक साफ झलक रही है। आखिर क्या है ये तक्षक महल और उसके सदस्यों की कहानी? शिवम को कैसे पता चला कि वो भी तक्षक महल का सदस्य है? शिवम ने अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया है और अब अपने गुरु के बताए रास्ते पर चलने वाला है। उसकी तलाश शुरू होने वाली है उस रायज़ादा परिवार के सदस्यों की जो दिल्ली में है। कौन है ये रायज़ादा परिवार और क्या है उनकी कहानी? इन सारे सवालों के जवाब इस वक्त सिर्फ और सिर्फ शिवम के पास है। अगला दिन शिवम अपने ही ख्यालों में खोए हुए छतरपुर से दिल्ली की सरहद में कदम रखा ही था कि आज फिर उस काली बैटल कार ने उसका रास्ता रोक लिया। शिवम जैसे अब इसका आदी हो चुका था, उसने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अपना रास्ता मोड़ा और आगे बढ़ने को ही हुआ कि उस आवाज़ ने जैसे उसे कदम रोक लिए। क्या तुम शाह फैमिली और उसके मामलों के बारे में तभी बात करोगे जब मैं खुद यहाँ तुमसे मिलने आऊँगा? शिवम ने वापस पलट कर देखा कि गहरे नीले रंग के सूट में एक अधेड़ उम्र का आदमी कार से बाहर निकला और उसने शिवम को उदासीन भाव से देखा। मध्यम आयु वर्ग का वो आदमी अपने चेहरे पर कोणीय विशेषताओं के साथ लंबा और सीधा खड़ा था। जोश से भरी आंखों के साथ वो एक गरिमापूर्ण और भव्य उपस्थिति के साथ शिवम को देखता रहा। उसके चेहरे की रूपरेखा को देखते हुए कहा जा सकता था कि वो व्यक्ति दिखने में शिवम से काफ़ी मिलता जुलता लग रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप यहाँ खुद आकर मुझसे मिलने के बारे में सोचेंगे। आना तो बहुत दूर की बात है, शिवम ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। पिछली बार 10 साल पहले शिवम ने इस आदमी को देखा था जो और कोई नहीं बल्कि उसका पिता भावेश शाह है, जिसे शिवम पहचान कर भी ना पहचानना चाहता था। मुझसे न मिलने का तुम्हारा कारण मैं समझता हूँ, लेकिन क्या तुम अपने दादाजी को एक आखिरी बार नहीं देखना चाहते? उनसे मिलना नहीं चाहते? भावेश ने पूछा। शिवम ने इन शब्दों की अपेक्षा कभी नहीं की थी और वो एक पल के लिए चुप रहा। पूरे शाह परिवार में उसके दादाजी ही तो एक ऐसे थे जिन्होंने हमेशा उसे अपनापन दिया था।
पूरे शाह परिवार में से सिर्फ अपने दादाजी शिवम वर्धन शाह, जिनके नाम पर ही शिवम का नाम रखा गया था, उनका ही एक चेहरा उसे स्पष्ट तरह से याद था। शिवम को सोचते हुए देख भावेश ने कहा, इस बार में बात करने के लिए ये जगह सही नहीं, चलो कहीं और बैठकर आराम से बात करते हैं। ये कहते ही उसने कार के दरवाजे की तरफ इशारा किया और शिवम उसे देखता हुआ खड़ा रहा। बस कुछ ही देर बाद शिवम और भावेश दोनों शांग्री ला एरोस होटल में बैठे थे। बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम में वो दोनों बस अकेले ही मौजूद थे और एक लंबी सी टेबल के दोनों तरफ आमने सामने बैठे वो एक दूसरे को देख रहे थे। तुम्हारे दादाजी पिछले 2 सालों से बिस्तर पर हैं, बहुत बीमार हैं। अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के बावजूद वो बस एक ही ज़िद लेकर बैठे हैं कि केवल एक बार फिर तुमसे मिलना चाहते हैं। वो बस चाहते हैं कि तुम वापस आ जाओ। भावेश ने एकदम धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हारे चाचा की भी शादी हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे ताऊजी और चाचा जी के यहाँ केवल 2 बेटियाँ हैं। इस पीढ़ी के सिर्फ तुम ही बचे हो अब, जिसमें शाह ख़ानदान का खून है, शाह ख़ानदान का इकलौता दावेदार। शिवम ने खुद को नीचा दिखाने के लिए बुदबुदाया, तो आप चाहते हैं कि मैं परिवार की विरासत के लिए आपकी सौदेबाजी का हथियार बन जाऊं? तुम सच में बहुत भोले हो, भावेश ने ठंडे स्वर में कहा। हमारे परिवार का जो व्यापार है उसकी अनगिनत शाखाओं के अलावा हमारे शाह परिवार का दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में एक बड़ा पारिवारिक व्यवसाय है। परिवार के नियमों के अनुसार अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है और तीसरी पीढ़ी को संभालने वाला कोई नहीं है, तो परिवार के मुखिया को दूसरे परिवार से बदल दिया जाएगा और उस समय से शाह परिवार पर हमारी शाखा का शासन नहीं होगा। और इसका मुझसे क्या लेना देना है? शिवम ने शांति से पूछा। तुम्हारे दादाजी के बीमार पड़ने के बाद से ही पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारे चाचा और ताऊजी पहले से ही परिवार की विरासत और सत्ता की हकदारी के लिए लड़ने की तैयारी में जुट चुके हैं, जिससे परिवार के भीतर एक ज़बरदस्ती का हंगामा हो रहा है। क्या तुम बस ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहोगे और कुछ नहीं करोगे, जब वहाँ तुम्हारे दादाजी को देखते देखते उनका बनाया हुआ साम्राज्य धूल में उड़ने वाला है? भावेश ने निराशा भरी नज़रों से पूछा। शिवम थोड़ा झुंझलाया और उसने उपहास भरी मुस्कान से भावेश की तरफ देखा। आखिरकार वो अपने पिता भावेश के वास्तविक स्वरूप को भली भांति जानता था। सत्ता के लिए वो दूसरों की भावनाओं की परवाह किए बिना वो सब कर सकता था जो करना पड़े और ज़रूरी बन जाए। अगर उसके दादाजी को गंभीर बीमारी नहीं हुई होती तो शाह परिवार में भावेश की स्थिति कभी हिलती ही नहीं, और तो और दिल्ली के शाह परिवार का दूसरा उत्तराधिकारी होते हुए वो अपनी स्थिति को कैसे कम कर सकता है और शिवम से मिलने के लिए छतरपुर आ सकता है? शिवम, तुम खुद के सोच कर देखो कि क्या तुम वाकई में इस छोटे से नारंग परिवार में रहना चाहते हो और ज़िंदगी भर इस तरह अपमानित होना चाहते हो? भावेश ने शिवम से पूछा। इस बात से एक चीज़ तो साफ थी कि भावेश ने न सिर्फ शिवम का ठिकाना पता लगाया था, बल्कि उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल भी करवा ली थी। कल नारंग परिवार की शादी के दौरान तुम्हें इतना बड़ा अपमान सहना पड़ा, लेकिन तुम्हें प्रतिरोध करने की ताकत भी नहीं थी, भावेश ने कहा।
क्या तुम उनसे बदला लेने की शक्ति नहीं चाहते? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें वो रुतबा, वो शोहरत, वो ताकत मिल जाए कि तुम जब चाहो तब पूरे नारंग परिवार को अपने सामने पैरों पर घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दो? भावेश के ये कहते ही शिवम ने उसकी तरफ देखा और फिर गहरी सोच में डूब गया। आखिर क्या चल रहा है शिवम के अंदर? क्या वो आखिरकार भावेश का प्रस्ताव स्वीकार कर लेगा और शाह मेंशन लौटेगा? क्या ये तक्षक महल और शिवम के अंदर शाह खानदान का खून होते हुए उसका संबंध उस तक्षक महल से कैसे है? क्या है ये विद्या और क्या करेगा शिवम अब अपनी शक्तियों के साथ?